नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास में। चर्चा कर रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर और राजस्थान की ज्योग्राफी में हमने स्थिति और विस्तार कंप्लीटली पूरा किया। उसके बाद राजस्थान के भौतिक स्वरूप की ओर हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद हमने दो भागों में मरुस्थल को बांटा। पहला शुष्क मरुस्थल, दूसरा अर्धशुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल को हमने पूरा कंप्लीट पढ़ा। लगभग 3 से 4 क्लासें हमारे उसको पढ़ने में लगी। हर एक चीज को समझने की कोशिश की, प्रयास किया समझने का और कोशिश की कि हम उन चीज़ों को कभी ना भूलें। ठीक है, इस तरह हमने पढ़ाई की और उसके बाद हम आगे बढ़े और अर्धशुष्क मरुस्थल हमारा चल रहा है टॉपिक। और अर्धशुष्क मरुस्थल में हमने पहला घग्गर का मैदान कंप्लीटली पूरा पढ़ लिया है। और कोई अगर क्वेश्चन आपका छूटा है उसमें तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर दे दूंगा। और अगर समझाना है वापस तो भी कर देना, हम वापस समझा देंगे आपको। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब देखना ध्यान से, पहले समझ लेना इस चीज को, वापस एक बार रिवाइज कर देते हैं कि जो घग्गर का मैदान है ना, उसकी स्थिति कहाँ पे और विस्तार कैसा है। तो ध्यान रखना, कभी भी किसी भी चीज की स्थिति और विस्तार देखना हो ना, तो सबसे पहले उसकी स्थिति देखना कि वो किस जगह पे स्थित है वो क्षेत्र। तो इधर देखो आप, पंजाब क्या टच होता है क्या राजस्थान के तो किस क्षेत्र में, तो इसी घग्गर के क्षेत्र में टच होता है। और कहाँ पे, तो उत्तर में यहाँ पे हल्का सा। उसके बाद हरियाणा आ जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली भी हरियाणा के टच हो रही है ना, तो कहीं ना कहीं दिल्ली भी हरियाणा घग्गर के मैदान के आसपास से है। तो पूछ लिया जाए कि दिल्ली किसके पास है, तो या तो शेखावाटी क्षेत्र के पास होगी या घग्गर के मैदान के पास होगी। इससे आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली की दिशा क्या है। ठीक है, उसके बाद पश्चिम की तरफ आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, पाकिस्तान दिखेगा। उसके बाद अगर इस क्षेत्र में देखोगे तो अरावली आ जाएगी। तो जो अर्धशुष्क मरुस्थल है ना, उसकी स्थिति है एक तो हरियाणा, पंजाब और उसके बाद इधर पाकिस्तान। उसके अलावा बाहरी कोई राज्य ना देश टच हो रहा है। ठीक है, ये स्थिति हो गई। उसके बाद अक्षांशीय और देशांतरी की स्थिति हम देखें ना घग्गर के मैदान को लेकर, तो ये अभी यहाँ पे भीड़ इकट्ठी करना आवश्यक नहीं है। जब राजस्थान का भौतिक स्वरूप कंप्लीट हो जाएगा हमारा, उसके बाद इस स्थिति में कितनी देशांतर रेखाएं हैं और उनकी स्थिति क्या है वो देखेंगे। उसके बाद इसकी स्थिति क्या है, तो हर एक चीज की स्थिति वापस देशांतरीय स्थिति के साथ में हम देखने वाले हैं। और हाड़ौती का जो पठार है ना, यहाँ पे इसको लेकर तो क्वेश्चन भी पूछ लिया गया था अभी, जो फरवरी में एग्जाम हुआ था 7 फरवरी को तब, और उसमें 9% आंसर मान लिया गया था। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हर एक क्षेत्र की अक्षांशीय रेखाएं और देशांतीय रेखाएं सिर्फ हम फैक्ट के रूप में नहीं लिखेंगे, पूरी कंप्लीटली 1 या 2 क्लासें हम लेंगे और सब कुछ जो अक्षांशीय रेखाएं और देशांतीय रेखाओं में जो चीजें होती, कहाँ से वो रेखाएं आई, राजस्थान में उनका क्या काम है, क्यों महत्वपूर्ण है, राजस्थान में टाइम जोन क्या है, उनके हिसाब से सारी चीजें हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने पिछली क्लास में घग्गर का मैदान हमने पढ़ लिया था, हमारा कंप्लीट हो गया, तो हम इसको टच भी नहीं करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्षेत्र है वो है शेखावाटी प्रदेश। ठीक है, 2 नंबर पे जो आता है ना, वो आता है शेखावाटी प्रदेश। इसकी विशेषता क्या बताई थी हमने, अगर आपने पिछली क्लास ली है तो विशेषता याद करो आप, इसकी ये विशेष क्यों है अपने आप में। ठीक है, तो पहली तो इसमें है कि चूना पत्थर। पहली विशेषता तो इसमें है कि चूना पत्थर, यहाँ पे जो परत मिलेगी ना आपको, चूना की मिलेगी। और ध्यान रखना, जहाँ पे ये परत मिलेगी ना आपको, सबसे ज्यादा गर्म भी जल्दी होगा और ठंडा भी जल्दी होगा। इसीलिए सबसे ज्यादा क्षेत्र किसी को माना जाता है तो चूरू को माना जाता है गर्म क्षेत्र के रूप में। ठीक है, चूरू। तो चूना पत्थर के कारण यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्मी भी पड़ती है और यहाँ पे सबसे ज्यादा ठंड भी पड़ती है। ठंड इतने की काफी हद से ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, रात होते ही, और गर्मी में काफी ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो ये चीज हमारे सामने है। दूसरी चीज, किन किन क्षेत्रों में इसको शामिल किया गया है, तो समझ जाना। यहाँ पे चूरू है, झुंझुनू है, सीकर है। ठीक है, 3 ही जिलों में इसको माना जाता है। हल्का फुल्का हिस्सा है इधर। ठीक है, लेकिन हमें नहीं ये याद रखना है, हमें जो किताबों में कहा गया है वही याद रखना है। बाकी हल्का फुल्का हिस्सा क्यों है मैं बताता हूँ आपको। मेढ़ा नदी गुजरती है यहाँ से। ठीक है, जयपुर से यहाँ पे मेढ़ा नदी, मेंथा भी बोलते हैं, मेढ़ा भी बोलते हैं, वो नदी यहाँ पे गुजरती है। ठीक है, यहाँ से निकलती है, छोटी सी नदी है, कोई ज्यादा नहीं है। यहाँ पे जो बरखान बनते हैं ना इस क्षेत्र में, वही बरखान की हल्की फुल्की रेत यहाँ पे पाई जाती है। तो इस क्षेत्र में, ठीक है, इस क्षेत्र में कौन सी, बरखान, जो टीले बनते हैं, हमने क्या कहा था कि बरखान में काफी कम रेत होती है और काफी मतलब कम होती है, बारीक होती है उस वहां पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो रेत होती है ना बरखान में, वो तो हल्की सी बड़ी होती है, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल ही भारी होती है। तो बरखान जैसे ही टीले यहाँ पे बन रहे हैं। अब समझना यहाँ पे कि पूरा मरुस्थलीय प्रदेश ही है, मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा है।
तो जरूरी नहीं है कि टिल्ले सिर्फ यहीं बनेंगे, हल्के फुल्के टिल्ले इधर भी बनते रहेंगे। तो यहाँ पे दूसरे टिल्ले नहीं बनकर सिर्फ बरखान बनते हैं। कारण क्या है कि जब गर्मी पड़ती है ना, तो हद से ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पे, हद से ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो चीज़ें जल्दी सूखने लगती है। ठीक है, सूखने के कारण वो छोटे छोटे टीले बन जाते हैं यहाँ पे, और रेत उड़ती रहती है तो कहीं इकट्ठी हो जाती है, तो उसके हिसाब से बन जाता है। तो यहाँ पे तो वो इस क्षेत्र में तो कहीं ना आप खुद ही देख लीजिए कि हल्का फुल्का डिडवाना कुचामन भी यहाँ पे आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना कि शामिल नहीं किया जाता है, वो नागौरी उच्च भूमि में शामिल कर लिया गया है इसलिए। तो तीन ही, एक चूरू, सिक्कर, सॉरी चूरू, झुंझुनू और सीकर, तीन ही जिले शामिल किए जाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने एक नदी बनाई है, ये है कांतली नदी, जो यहाँ पे झुंझुनू से, सीकर से झुंझुनू में प्रवेश करती है। ठीक है, और इसी क्षेत्र को तोरावाटी क्षेत्र कहा जाता है, तोरावाटी क्षेत्र। इसी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तोरावाटी क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र को। उसके बाद ये तो फैक्ट वाली बात होगी, तो एक काम करो आप, मैप ऐसे कैसे मैप बनाना। अब ध्यान से देखो, हमने कितनी क्लियरिटी से चीजें सामने लाई है आपके। हमने इस क्षेत्र के जिलों को छोड़ दिया, हमने नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि हमें इससे कोई लेना देना ही नहीं है। उसके बाद हमने इन जिलों को भी छोड़ दिया, हमने नहीं बनाया है, क्यों? क्योंकि हमें इनसे भी लेना देना नहीं, क्योंकि हमारा ये टॉपिक ही नहीं पढ़ रहे हम। हमने बस यही जिले बनाए हैं ताकि हमें पता रहे कि अर्धशुष्क मरुस्थल में कौन से जिले शामिल किए जाते हैं। उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि लाइनें ऐसी ही हो सेम, किसी भी क्षेत्र को सीमा के आधार पर तय नहीं किया ही नहीं जा सकता है। राजस्थान में तो किया ही नहीं जा सकता है। आप अरावली की इस आखिरी छोर को देख रहे हो ना, अब आप वहां पे जाना, देखना, आपको यहाँ तक जालोर के अंदर अरावली की घाटियां मिल जाएगी, बड़ी बड़ी मंगरे मिल जाएंगे आपको, अवशिष्ट पहाड़ियां मिल जाएगी। तो ऐसा क्षेत्र ही नहीं है जिसको तय किया जा सके कि, इसीलिए मोटे मोटे तौर पर अरावली का क्षेत्रफल मान लिया जाता है और इस तरह का एक मैप बना दिया जाता है। और यही कारण था 9% यहाँ पे क्षेत्रफल मान लिया गया था। अभी एग्जाम हुआ था जिसमें 9%, किसका? हाड़ौती के पठार का। ठीक है, तो ध्यान रखना 6.89% हर कोचिंग में बताया गया है। और एनसीईआरटी, आरएसएस, सॉरी, एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड की किताब है। ठीक है, हाँ, आरबीएससी, इन किताबों में परसेंट दे ही नहीं रखा है। सबसे पहली बात तो लगभग लिख रखा है 7%, ऐसा कुछ लिख रखा है, लेकिन परसेंट दे ही नहीं रखा है। मैंने ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला। अगर आपको पता है दे रखा है तो आप बता देना कि किस किताब में है, तो मैं ढूंढ लूंगा, लेकिन 9% मिला ही नहीं कि दे रखा हो। और अभी एग्जाम में 9% मान लिया गया है। ठीक है, तो समझ जाना इस चीज को कि वो कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी सही करनी है। उसके बाद अगर आपको डाउट लग रहा है ना क्वेश्चन में, तो आप क्वेश्चन छोड़ दो। अब उन्होंने इसको राइट किया तो माइनस में एक नंबर चला गया, अगर उसको छोड़ देते ना वो, तो वो नंबर प्लस में आ जाता, उनके माइनस में नहीं होता, तो एक नंबर उनके प्लस हो रहा था वो। ठीक है, दूसरी चीज, 6% ऑप्शन में था और हमने जो लिखा था वो 6.89% लिखा था, 6.89%। आगे सुनना, जब हमने मैदानी भाग की बात की ना, तो हमने 23% ही लिखा था उसको। 23.3% होता है, लेकिन हमने 23% ही लिखा था। 23.3% था, लेकिन हमने 3% क्यों लिखा? क्योंकि ये अगर जुड़ भी जाए ना, तो भी 23 का 23 ही रहेगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर इसको हम 6 नहीं लिखेंगे, इसको हम 7% लिख सकते हैं, लेकिन 6 नहीं लिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने सोचा नहीं और आपने क्या कर दिया, 6.89% को 6% मान लिया, जबकि आंसर था 7%। तो आपको अगर गलत हुआ है तो आप आरटीआई लगाइए, पूछिए, और उनसे पूछिए कि आपने चलो मान लिया सही। दूसरा, किस क्षेत्र से आपने कम किया है वो बता दीजिए। ठीक है, अगर उन्होंने कम किया होगा तो बता देंगे, नहीं किया होगा तो क्वेश्चन डिलीट होगा। और आरटीआई में 50-60 रुपए खर्च होंगे आपका, आराम से लगा सकते हो आप। अब आगे बढ़ते हैं हम। एक बार मैप बनाओ, ये लिखो जो भी फैक्ट हमने लिखा है, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। ठीक है, आराम से मैप बना लेना, क्लास को रोक के उसके बाद आगे देखना। पहले मैप बनाना, मैप जरूरी है बहुत ही। फिर आगे देखना। ठीक है, देखो, इस क्षेत्र को भांगड़ क्षेत्र भी बोला जाता है, भांगड़। ठीक है, क्यों बोला जाता है समझना है यहाँ पे। आपने अगर नदियां देखी होगी ना, जो बहाव भाग बह कर आती है, और अंतर प्रवाह की नदियों की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है जो बाहर बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, क्यों मैं ये लाइन बोला? क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा नदियां जो पाई जाती है वो अंतर प्रवाह की, मतलब कि जमीन के अंदर चूना पत्थर है यहाँ पे,
और इस क्षेत्र की जो ऊंचाई है ना वो लगभग 450 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है, 450 मीटर की लगभग ऊंचाई है यहाँ पे। तो समझना इस चीज को कि जो नदियां होती है ना यहाँ पे बहाव लेके आती है इस तरह की हमारे सामने, ठीक है, नदी। तो यहाँ से जो आप देखो घग्गर का मैदान है यहाँ पास में, और पहले कौन सी नदी थी? सरस्वती नदी। ठीक है, हमने पढ़ा है सरस्वती नदी यहाँ पे बहा करती थी, तो इसी क्षेत्र से निर्मित है। तो इस वाले क्षेत्र को ध्यान रखना, यहाँ पे ये वाला क्षेत्र, ठीक है, भांगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये नदी है ना, अगर बह के आ रही है तो क्या करेगी? अपने साथ मिट्टी लाएगी, मिट्टी लाएगी तो क्या करेगी? यहाँ पे फैला देगी मिट्टी को। अब बहाव तेज है, बहाव तेज है, ठीक है, बहाव तेज है तो क्या होगा? इसकी नदी के द्वारा जो लाई गई मिट्टी है ना वो फैलेगी और कहाँ पे? अपने आसपास के क्षेत्र में फैल जाएगी। ठीक है, अपने आसपास के क्षेत्र में फैल जाएगी। उसके बाद क्या होगा कि नदी बहाव कम हो जाएगा और वो कुछ समय के लिए आएगी, ठीक है, फिर वो शांत हो जाएगी और जब वापस मौसम आएगा तब वो नदी वापस आएगी। तो फिर क्या होगा? यहाँ पे जो मिट्टी आई ना, ये मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी, क्योंकि नवीन मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये हो गई जलोढ़ मिट्टी। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? नवीन जलोढ़ मिट्टी। लेकिन कुछ समय बाद ये नदी समाप्त हो जाती है, कुछ समय बाद ये नदी समाप्त हो जाती है, हल्का सा में नाला रह जाता है, छोटी सी, मतलब बिल्कुल ही छोटी सी नाला टाइप, ठीक है, बिल्कुल कम पानी। फिर क्या होता है कि ये जो क्षेत्र था ना, ये क्षेत्र हर बार हर साल तो यहाँ पर नई मिट्टी आ रही थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये क्षेत्र पर पुरानी मिट्टी ही रह गई। तो आप ध्यान से समझ गए होंगे, अब वो समझाने की आवश्यकता नहीं, आपको माइंड में आ गया होगा चीज। पहले नदियां आती थी ना यहाँ से बहकर, तो यहाँ पे हमेशा नई मिट्टी लेकर आती थी, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि नदियां का पानी आना यहाँ पे बंद हो गया। बंद होने से क्या हुआ कि इस क्षेत्र में पुरानी मिट्टी ही रह गई। तो उसी पुरानी मिट्टी के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भांगड़ क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है, भांगड़। तो ये किस जगह है ये क्षेत्र भांगड़? शेखावाटी प्रदेश में, ठीक है। कहाँ पे? तो उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ इस पास। यहाँ पे हमने क्यों नहीं बताया? देखो, औसतन 450 मीटर की ऊंचाई है। यहाँ पे ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर की ऊंचाई की। कहाँ पे देखा था हमने? जैसलमेर में, सॉरी, बीकानेर जैसलमेर का क्षेत्र, इसीलिए तो इसका ढाल इधर है। 450 मीटर की ऊंचाई है। क्या नदियों का पानी यहाँ पे पहुंच पाएगा? क्या नहीं पहुंच पाएगा। यही तो कारण है कि चूने की परत के नीचे पानी होकर बहता है, अंत प्रवाह की नदियां है। मतलब कि 50 मीटर, 100 मीटर जमीन में गहराई है पानी की, ठीक है, 50 मीटर मान लो, 100 मीटर गहराई क्यों है? क्योंकि इधर देखो आप पानी उस नदी का, सरस्वती नदी का, वो भी ढकी हुई है। लेकिन यहाँ पे देखो लाठी सीरीज दिखती है, घास दिखती है, तो कहीं ना कहीं पानी काफी आसपास है। तो लगभग 200-250 मीटर मान लो, और 25-30 मीटर पानी और अंदर होगा उसके, तो ठीक है। तो ज्यादा गहराई में पानी नहीं है, तो यही कारण है यहाँ पे पानी अंतरपाल की नदियों में। समझ गए ना? चूना पत्थर की परत के नीचे पानी है। अगर यहाँ पे 300 मीटर की ऊंचाई होती ना, तो ये नदियां ऊपर बह रही होती है। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के उठे हुए होने के कारण नदियां अंतर्प्रवाह की बनी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, लूनी नदी बहती है लगभग 150 मीटर। कितनी ऊंचाई है यहाँ पे क्षेत्र की? 150 मीटर की ऊंचाई है। अगर यहाँ पे 450 मीटर की होती तो नदी, ये लूनी इधर इधर आती है, लो लेके आ जाओ इधर नदी को आप, 450 मीटर की ऊंचाई करके वो सारी नदियां उधर चली जाती, ठीक है। या ये नदी भी अंडरग्राउंड होती। तो समझ गए ना चीज को कि यहाँ पे बांगर क्षेत्र सिर्फ इसी को क्यों कहेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपके। तो एक बार बांगर क्षेत्र, जो भी आपको परिभाषा आपके हिसाब से बनाना है, नोट्स आपको बनाना है ना। और क्या कहते हैं, नोट्स खुद बनाते हैं तो पढ़ने का भी मजा आता है। तो अपने हिसाब से लिखना बांगर क्षेत्र क्या होता है, मैप में किस भाग में है, और पुरानी नई मिट्टी का क्या झमेला है, उसके बाद और 2 लाइनें छोड़ना उसके बाद, और आगे खुद से सोच के लिखना कि नई जलोढ़ मिट्टी है ना, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं, इसको बना लो एक बार। ठीक है, लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो आराम से लिख लेना चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे इतना हमने समझ लिया, तो एक चीज तो आपके दिमाग में आ गई होगी कि यहाँ पे मिट्टी कौन सी है, ठीक है। बरखान बन रहे हैं यहाँ पे, तो रेतीली तो है ही है।
आपके माइंड में तो आ जाना चाहिए कि बरखान का नाम ले लिया ना तो मिट्टी रेतीली तो होनी ही चाहिए यहाँ पे। दूसरी भी हो सकती है लेकिन रेतीली ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे रेत उड़ रही है। दूसरी चीज़ देखो, बहुत ही बारीक मिट्टी है ये, बहुत ही बारीक मिट्टी है। खुद अंदाजा लगाओ कि बारीक क्यों हो सकती है। उसके बाद देखना, बहुत ही बारीक मिट्टी है। बीच देखा होगा कभी आपने, गोवा घूमने गए होंगे तो, नहीं गए होंगे तो कुछ तो गए होंगे ना। ठीक है, जो समुद्र के किनारे जो मिट्टी होती है ना, बिल्कुल ही वो मिट्टी है यहाँ पे, बिल्कुल ही रेतीली और बिल्कुल बारीक मिट्टी है। ठीक है, दूसरी चीज, यहाँ पे जो वर्षा का है ना वो 50 से 60 सेंटीमीटर का यहाँ पे वर्षा होती है, 50 से 60 सेंटीमीटर की इस क्षेत्र में। ठीक है, और इसी बारिश के कारण, अब बारिश कब होगी, मानसून में होगी ना, तो सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो गर्म क्षेत्र चूरू, गर्मी हो रही है ना, चूरू शहर सबसे गर्म चुनाव पत्र की है, तो यहाँ पे बारिश होगी ठीक ठाक। मरुस्थल से मतलब ठीक ठाक बारिश हो जाती है, मरुस्थल के इलाके की बात करें ना तो ठीक ठाक बारिश यहाँ पे हो जाती है। उसके बाद बात करेंगे, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जोहड़ होते हैं, सॉरी, जोहड़ की बात बाद में, पहले सर और सरोवर। सर और सरोवर की बात करते हैं। सर और सरोवर यहाँ पे बनने वाले तालाबों को कहते हैं, इस क्षेत्र में बनने वाले तालाब। और इन तालाबों को निर्माण किया जाता है और उसके बाद कुछ का अपने आप, कुछ का कृत्रिम रूप से, ठीक है, कर लेते हैं सिंचाई के हिसाब से। उसके बाद समझना इस क्षेत्र को कि उसके बाद निर्माण होने के बाद इस तालाब को क्या कहा जाता है, तो इस तालाबों को सरोवर को मतलब तालाब कहा जाता है। ठीक है, तालाबों को। और कैसे निर्माण हो रहा है, तो इसको मानसून की प्रक्रिया से निर्माण हो रहा है। तो एक बार सर सरोवर को देख लो, उसके बाद आगे बात करते हैं, इनको लिख लो। ठीक है, सर सरोवर जो तालाब मानसून के जैसे जो तालाब बन रहे हैं ना वो। उसके बाद दो चीजें यहाँ पे होती, एक चीज होती है, दो तो बोलते हैं लेकिन एक होती है, एक तो बीहड़ होता है, एक बीड़ होता है। तो बीहड़ तो ध्यान रखना, जो चंबल नदी है ना, तो इसके किनारे पे बनने वाले उनको बीहड़ बोलते हैं। जो गहरे गड्ढे बन जाते हैं, ठीक है, खाइयां बन जाती गहरी गहरी, उनको बीहड़ बोलते हैं। यही तो है चंबल के डाकू। ठीक है, तो इनको बीहड़ बोलते हैं। दूसरी चीज, बीड़ होते हैं, मतलब बड़े बड़े क्षेत्रों में मैदानी भाग होते हैं, ठीक है, उनको बीड़ बोलते हैं। सुना होगा बीड़ा, बीड़ा मतलब गाँव की भाषा में बीड़ा बोलते हैं वो। ठीक है, तो उनको मतलब बोलते हैं, मैदानी भाग होते हैं मतलब छोटे छोटे वो। उसके बाद जोहड़, तो यहाँ पे एक जोहड़ होते हैं, जोहड़, जोहड़। ठीक है, तो जोहड़ इनके लिए क्या होता है कि मतलब कि कुएं बनाते हैं ये किसान। पानी बहुत गहरा है ना, तो पास में कुएं खोद देते हैं। नदियां सारी अंदर अंडरग्राउंड है, तो कहीं ना कहीं तो नदी थोड़ी बहुत ऊपर उठी होगी ना, तो क्षेत्र देख लेते हैं ये ठीक ठाक खेती के लिए। क्या करते हैं, कुएं खोद देते हैं वो बड़े बड़े। ठीक है, कच्चे कुएं भी होते हैं, पक्के कुएं भी, दोनों तरह के कुएं खोद देते हैं। और कुएं के अंदर जो सबसे गहराई होती है ना, जो नीचे मतलब तली, उसको चोबी कहते हैं, चोबी। ठीक है, चोबी ही कहते हैं ना, चाबी। ठीक है, हाँ, चोबी कहा जाता है, चोबी। चोबी कहा जाता है जो मतलब कि ज्यादा गहराई वाली होती है, तल होता है उसका। अब सुनना है, यहाँ पे कुएं बना दिए, बारिश का पानी इकट्ठा होगा, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि पानी हमेशा खारा हो जाता है। खारा, कारण क्या है, अंतर प्रवाह की नदियां हैं, नमक की मात्रा ज्यादा होती है यहाँ पे। और ये कुएं खोदते हैं ना, तो उसमें वो नदियों का पानी भी शामिल हो जाता है। ये हो सकता है कि मानसून के पानी को इकट्ठा करने के लिए कुएं खोद रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो नदियों का पानी भी अंदर आ जाता है यहाँ पे, और उससे पानी पूरा खारा हो जाता है, मतलब पीने लायक भी पानी यहाँ पे नहीं रहता है। तो वो लवणता वाला पानी से खेती हो सकती है क्या यहाँ पे, ठीक है, तो कारण यही है कि यहाँ पे खेती भी भगवान भरोसे है। ठीक है, तो ये चीज हो गई। उसके बाद इसमें एक चीज और है, फेयर क्वीन। तो फेयर क्वीन की बात अभी नहीं करेंगे, एक ट्रेन है, ये रेल है, चलो इसकी बात कर ही लेते हैं। ठीक है, एक मिनट में बता ही देता हूँ आपको। पढ़ के सुना देता हूँ मैं आपको ना, लिख के लाया था मैं इसको। इसमें क्या है, सिर्फ फेयर क्वीन लिख रखा है और कुछ नहीं, लेकिन मैंने इसको डिटेल में पढ़ लिया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दिया गया है। ठीक है, फेयर फेयर क्वीन ही है ना, फेयर क्वीन को समझना इस चीज को ध्यान से। ईस्ट इंडिया रेलवे अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, और 1857 की क्रांति में विद्रोही सैनिकों को, ठीक है, लादने और ले जाने के लिए, जो विद्रोह को दमन करने के लिए जो सैनिक थे ना अंग्रेजों के, उनको एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने के लिए चलाया गया था ये, मतलब ट्रेन थी ये। ठीक है, और दिल्ली टू अलवर चलाई गई थी ये, और 2003 में शेखावाटी क्षेत्र में, ठीक है, शेखावाटी क्षेत्र से होकर गुजरी थी। और जब दिल्ली से अलवर आती है ना, अभी उसको वापस चला दिया गया है, ये इसको वापस चलाया गया है
1997 में फिर से शुरू कर दी गई थी, इसको बंद कर दिया गया था। ट्रेन थी ये काफ़ी पुरानी और भाप वाला इंजन है ये, ठीक है। और सुनना, शेखावाटी क्षेत्र में मतलब कि भी शुरू किया गया है, 2003 से शुरू किया गया है। और जो सरिस्का टाइगर रिजर्व क्षेत्र देखा नाम सुना होगा ना अलवर का, तो ये ट्रेन उस वहाँ पे ले जाके आपको छोड़ देगी, आप घूमें, रात रुकिए वहाँ पे और फिर वापस आ जाइए, ठीक है। तो ये थी फेयर क्वीन। उसके बाद शेखावाटी क्षेत्र में और कोई ज़्यादा जानकारी नहीं। एक जोहड़ विकास कार्यक्रम है, इसमें देखना कि शेखावाटी क्षेत्र में जोहड़ संरक्षण के लिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह द्वारा विशेष विशेष कार्य किया गया, इसलिए डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जोहड़ वाला बाबा कहा जाता है। और खेजड़ी का सर्वाधिक घनत्व शेखावाटी में, सबसे ज्यादा अगर वृक्ष किसी के हैं तो वो खेजड़ी के पाए जाते हैं। और समझना, जोहड़ विकास कार्यक्रम, इसमें तो जोहड़ वाला बाबा कह दिया राजेंद्र सिंह को, लेकिन समझना कि जैसे मनरेगा हो गया और जितनी भी योजनाएं, जैसे कि फसल बीमा योजना हो गई, प्रधानमंत्री द्वारा चला जा रहा है, तो जितनी भी योजना है ना, वो सारी योजनाओं का कहीं ना कहीं जोहड़ विकास कार्यक्रम से जुड़ाव है। और इसका मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी की इकट्ठा करना, सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ावा देना, ठीक है। और जोहड़ जो निर्माण हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कुएं बनाना, ऐसी जगह पे कुआं बनाना जहाँ पानी खारा ना हो, तो कहीं ना कहीं ये लाभ के लिए कार्य करने वाली योजनाएं हैं। उसके अलावा इस क्षेत्र में और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। और खारा पानी हो जाता है, रेतीली मिट्टी है यहाँ पे, 45 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पे तापमान होता है। और उसके बाद इसमें और यहाँ पे एक चीज़ हो रही है कि यहाँ पे जंगल बिल्कुल भी नहीं, देखो चुनना है तो जंगल होंगे ही नहीं, ठीक है। इसीलिए खेजड़ी के वृक्ष ज़्यादा बोले गए हैं, ठीक है, समझ गए ना। खेजड़ी के वृक्ष ज़्यादा होने का मतलब, यहाँ पे कंटीले वृक्ष होते हैं ना, कहीं भी उग जाते हैं। अब आप पत्थर को देख लो और मिट्टी, एक मिट्टी का होता है गड़बा बोलते हैं उसको, ठीक है, वो देख लो और एक पत्थर देख लो, अब दोनों को नीचे गिराओ, कौन टूटेगा? मिट्टी वाला टूट जाएगा ना, लेकिन पत्थर नहीं टूटेगा। कारण क्या है कि वो कठोर है, मजबूत है। तो अब ठीक है, ज़्यादा जख्म किसने खाया? पत्थर ने खाया है ना, तो वो इसलिए नहीं टूटेगा। तो समझ जाना इस चीज़ को कि तना, खेजड़ी का तना काफ़ी मजबूत होता है, तो वो आसानी से नहीं टूटता है। लेकिन अगर दूसरे वृक्ष होते हैं ना, अमरूद अमरूद, तो चुनने की लपेटे से जल जाते पूरे, लेकिन खेजड़ी खड़ी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है हमारी। तो ये था अपना शेखावाटी प्रदेश कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम नागौरी उच्च भूमि, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।